Hello student, welcome in Prarambh Digital. Today we'll start the further application of GOC. In this lecture, we will discuss the application of GOC. First part is aromaticity. Aromaticity जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. Which compound is aromatic, which compound is non-aromatic, which compound is anti-aromatic, and what is the stability order of aromatic, anti-aromatic and non-aromatic. And one more part of this video lecture is types of intermediate stability. इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे इसी वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ सीपीएम, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी. तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. एरोमेटिसिटी, इट इज अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ जीओसी. तो ये जीओसी का एक एप्लीकेशन पार्ट है एरोमेटिसिटी, जो एरोमेटिक नेचर को एक्सप्लेन करता है. किसको एक्सप्लेन करता है? एरोमेटिक नेचर. नाउ कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, उसके लिए कंडीशंस क्या होने चाहिए. तो फर्स्ट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रूल्स फॉर एरोमेटिक. रूल्स फॉर एरोमेटिक, फर्स्ट पॉइंट, compound must be cyclic in nature. cyclic in nature. कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक तभी होगा जब उसका पहला जो है कंडीशन सेटिस्फाई हो, वो साइक्लिक हो. अगर वो साइक्लिक नहीं है तो एरोमेटिक कभी नहीं बनने वाला, मतलब ओपन चेन एरोमेटिक होते नहीं है. पॉइंट नंबर 2 की बात करें अगर हम, पॉइंट नंबर 2 में कंपाउंड मस्ट बी conjugated, must be conjugated. अब कंपाउंड मस्ट बी कॉन्जुगेटेड मतलब क्या है? जहां पे रेजोनेंस हो, राइट. और कॉन्जुगेशन हमने पढ़ लिया है, देयर आर 7 टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है. तो कंपाउंड मस्ट बी कॉन्जुगेटेड. थर्ड पॉइंट, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनार. प्लेनार होना चाहिए, राइट. प्लेनार के लिए हमें क्या देखना है कि कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट है वो sp और sp2 होना चाहिए. क्या होने चाहिए? sp और sp2. अगर जितने भी एलिमेंट है रिंग में प्रेजेंट है, रिंग ईच एलिमेंट मस्ट बी sp और sp2 हाइब्रिडाइज, देन वो प्लेनार होगा. क्या होगा? प्लेनार. बट यहीं पे एक पॉइंट लिख रहा हूं कि अगर वो नॉन प्लेनार हो गए, क्या हो गए? नॉन प्लेनार. तो नॉन प्लेनार कंपाउंड क्या होते हैं? नॉन एरोमेटिक. क्या होंगे? नॉन एरोमेटिक. नॉन प्लेनार कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक. एंड द फोर्थ रूल इज हकल रूल. फोर्थ वन इज हकल रूल. हकल रूल क्या है? 4n plus 2 pi electron which is equal to number of pi electron in ring. रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है वो 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन के इक्वल होने चाहिए. नाउ वेयर n is equal to 0, 1, 2, 3, 4 एनी इंटीजर. तो ये अगर n इंटीजर होगा तो कंपाउंड होगा एरोमेटिक, राइट. ये सारे पॉइंट सेम हो जाए, n की वैल्यू डिफर हो जाए, फ्रैक्शन में आ जाए 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, तो कंपाउंड क्या हो जाएंगे? एंटी एरोमेटिक. तो कहने का मीनिंग क्या है? एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक के सारे पॉइंट सेम है, डिफरेंस क्या है? हकल रूल में इनकी वैल्यू. अगर इनकी वैल्यू इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन में है, तो क्या होगा? एंटी एरोमेटिक. और अगर पॉइंट नंबर 3 कोई भी कंपाउंड प्लेनार नहीं है तो क्या होगा? तो अगर ये तीनों रूल फॉलो होते हैं तभी फोर्थ पे आएंगे. अब ये तीनों फॉलो नहीं हुए, कंपाउंड नॉन प्लेनार है, तो आप हकल रूल पे नहीं जंप मारोगे. Are you getting my point? तो ये ध्यान में रखना. अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, बेसिक एग्जांपल हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कि कौन एरोमेटिक है कौन नहीं है. इफ यू रिमेंबर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. बट यहाँ पे फिर भी मैं बात करूंगा बेंजीन, नैप्थलीन, ये सब की. तो बेंजीन ले लिया है मैंने, यहाँ नैप्थलीन ले लिया है. नाउ यू से
कि बेंजीन एरोमेटिक है या नहीं है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई बेंजीन इज एरोमेटिक और नॉट। पहला, कंपाउंड क्या है, साइक्लिक है, हाँ, फर्स्ट रूल सेटिस्फाई करा। सेकेंड है, थर्ड प्लेनार है या नहीं, कैसे पता, ईच कार्बन प्रेजेंट इन अ रिंग आर sp2। एंड पॉइंट नंबर 4, 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू 6 pi इलेक्ट्रॉन। पाई पाई कैंसल ना, तो 4n इज इक्वल टू 6 माइनस 2, 4 हो गया। n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 इंटीजर में आ रहा है, तो कंपाउंड इज एरोमेटिक। तो बेंजीन हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड है। नेप्थलीन की बात करें, वंस अगेन फर्स्ट रूल फॉलो हो रहा है, सेकेंड भी फॉलो हो रहा है, थर्ड की बात करें ये भी फॉलो होगा, प्लेनारी है। कैसे, सारे कार्बन sp2 है। फोर्थ बात करें, 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 पाई कैसे आया, 5 pi bond, each pi bond there are 2 pi electron, so 5 pi bond that means 10 pi electron, pi pi cancel, 4n is equal to 8, n is equal to 2, इंटीजर है या नहीं, हाँ, तो कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, ये पॉइंट क्लियर हो गया। सिमिलरली एंथ्रासीन, वहां पे 14 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इसकी बातों को ध्यान में रखेंगे। अब थोड़े चार्ज वाले मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा लिया हुआ, इनके एरोमेटिक नेचर को हमें डिस्कस करना है। फर्स्ट पॉइंट की बात करें, साइक्लिक है, हाँ। सेकेंड, कॉन्जुगेटेड है, हाँ, रेजोनेंस होगा या नहीं, होगा। थर्ड पॉइंट, कार्बोकेटायन sp2 होता है, तो ये प्लेनार भी है। फोर्थ पॉइंट, हकल रूल में 4n plus 2, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन, एक ही पाई बॉन्ड है, सो 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये 4n पाई पाई कैंसल हो जाएगा, 4n इज इक्वल टू क्या होगा, ये 2 इधर जाएगा, 2 माइनस 2 तो 4n इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n 0 यहाँ पे है या नहीं है, तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नहीं, होगा। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक, ए मींस एरोमेटिक। इसकी बात करते हैं, क्या ये साइक्लिक है, हाँ। कॉन्जुगेटेड, हाँ। प्लेनार, हाँ। अब ये जो कॉन्जुगेटेड कार्बेनायन होते हैं वो sp2 ही होते हैं, क्योंकि इनका लोन पेयर डीलोकलाइज लोन पेयर होते हैं। तो यहां नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन, 4। कैसे, ये एक लोन पेयर है, पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया जाएगा, ये एक पाई बॉन्ड है, तो फोर्थ रूल क्या होगा, 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ये कैंसिल कर देंगे तो n की वैल्यू हाफ आएगा, डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, समझ पा रहे हैं। एंड एक बात और याद रखना, 4 का टेबल अगर पाई इलेक्ट्रॉन में है तो n की वैल्यू फ्रैक्शन आएगा। 4 के टेबल में 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई, 4 के टेबल में, राइट। और वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड क्या नेचर वाला है, ये कंपाउंड मेरा एंटी एरोमेटिक है, राइट। कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड में मैं सारे रूल की बात तो कर रहा हूं, ध्यान देना, साइक्लिक है, हाँ, पर क्या ये कॉन्जुगेटेड है, नहीं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या ये प्लेनार है, नहीं। कैसे पता, ये sp3 है, और अगर आपको sp3 दिख रहा है ना तो बाकी पॉइंट पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। sp3 है मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनार। नॉन प्लेनार मतलब नॉन एरोमेटिक, समझ पा रहे हैं या नहीं। अगर कभी भी इनके स्टेबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पे एरोमेटिक नेचर हम पढ़ रहे हैं, तो स्टेबिलिटी का एक पॉइंट होता है, वो भी ध्यान में रखेंगे। स्टेबिलिटी के लिए एक पॉइंट होता है, वो ये होता है कि एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक देन एंटी एरोमेटिक। नाउ स्टूडेंट, यहाँ एंटी एरोमेटिक है और ये जो होते हैं हाईली अनस्टेबल, highly unstable, generally does not exist, ये जनरली
एक्सपेरिमेंटल बोलेंगे तो पाए ही नहीं जाते, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। अब यहाँ पे मैं इस वाले कंपाउंड की बात करूं, सेकेंड जो एनायन में है, साइक्लोप्रोपाइल इनाइल कार्ब एनायन, ये कंपाउंड में रेजोनेंस तो हो रहा है बट ये हाईली अनस्टेबल है। अब यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है, रेजोनेंस हो रहा है या नहीं, निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है, लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन बनेगा कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें रेजोनेंस इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल है, रेजोनेंस होगा तो स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए ना, बट यहाँ पे हम ये हाईली अनस्टेबल बोलेंगे क्योंकि ऑर्डर में एरोमेटिसिटी पहले आता। समझ पा रहे हैं? इस बातों को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल ले लूं मैं, वंस अगेन यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, इस तरह से। यहाँ पे अगर हम सॉल्व करने की ट्राई करें तो अब मैं डायरेक्टली लिख दूं, यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 4 पाई तो है बट ये कार्बन क्या है और sp3 है, तो मैं डायरेक्टली लिख दूं 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कॉन्जुगेशन भी है, सब कुछ दिख रहा है, तो डायरेक्टली क्या लिख दूं मैं, और यहाँ पे क्या मिलेगा, एंटी एरोमेटिक। ऑड नंबर साइक्लिक रिंग जो है इक्वल आरएस शो करते हैं, ऑड नंबर साइक्लिक रिंग इक्वल आरएस शो करते हैं। अगर मैं यहाँ रेजोनेंस की बात करूं, वैसे तो मैं करूंगा नहीं, अगर मैं रेजोनेंस की बात करूं देयर आर 5 इक्वल आरएस, बट फिर भी इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। रीजन क्या है, एंटी एरोमेटिक। समझ पा रहे हैं या नहीं? तो इस एग्जांपल को भी ध्यान में रखेंगे। समझ पा रहे हैं? एरोमेटिसिटी से भी हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं, पता है या नहीं? सो यहाँ पे लिखा भी है, एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक देन एंटी एरोमेटिक। सो विच कंपाउंड आर मोर स्टेबल, एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक है तो हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, एंड एरोमेटिक आर मोर स्टेबल। पॉइंट क्लियर है? और यू कैन से एरोमेटिक है तो हाईली स्टेबल, एंटी एरोमेटिक है तो हाईली अनस्टेबल। तो ये ध्यान में रखेंगे। थोड़े बहुत और एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पे, चलो कुछ और एग्जांपल ले रहा हूं, आप लोग बताएंगे फटाफट ओरली क्या होगा इसका नेचर। कुछ समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है या नहीं? और अगर समझ में आ रहा है तो अपने को आंसर देना है। चलो बोलो क्या होगा, क्या दिख रहे हैं? एंटी एरोमेटिक, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनार है, सारे sp2 है, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनार, बट नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4 पाई, 4 पाई किसके लिए होता है? सो कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। व्हाट अबाउट दिस? 8 पाई इलेक्ट्रॉन, कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। व्हाट अबाउट दिस? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, कंपाउंड इज एरोमेटिक। समझ पा रहे हैं या नहीं? इसकी बात करें तो कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, आपसे पूछा जाए तो एरोमेटिक ना, कैसे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनार है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, 6 है मतलब क्या होगा? एरोमेटिक। समझ पा रहे हैं? कोई कंफ्यूजन? ये समझ में आ रहा है? एग्जांपल, इसको हम क्या बोल सकते हैं? साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन, साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन, और इनको एक नेम से जाना जाता है एनुलीन 8। क्या बोलेंगे? एनुलीन 8। समझ पा रहे हैं नहीं? और हम क्या बोलते हैं? साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। समझ पा रहे हैं? नाउ
ये कंपाउंड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 पाई इलेक्ट्रॉन। एक्सपेक्टेड आंसर क्या होना चाहिए? एंटी एरोमेटिक। ये मेरा एक्सपेक्टेड आंसर है, ध्यान देंगे, पर ये एक्चुअल नहीं है। तो ये क्या है? ये जो कंपाउंड है क्या हो जाता है? एंटी एरोमेटिक में हाईली अनस्टेबल होता है ना, तो ये प्लेनार, ऐसा लग रहा है प्लेनार है, लेकिन इसकी ड्यू टू स्टेबिलिटी ये मॉलिक्यूल अपनी प्लेनारिटी को डिस्टर्ब कर देता है और ये बन जाता है नॉन प्लेनार। क्या बन जाता है? नॉन प्लेनार। और ये अपने स्ट्रक्चर्स को चेंज कर देते हैं और ये बना लेते हैं टब शेप स्ट्रक्चर, राइट, जो कि क्या हो गए? नॉन प्लेनार। अब यही मॉलिक्यूल है ये जो अभी क्या हो गया? नॉन प्लेनार हो गया। और अगर ये नॉन प्लेनार हो गया तो अब क्या आप इसको एंटी एरोमेटिक लिखोगे? नहीं। तो ये कंपाउंड क्या हो गया? बोलो, नॉन एरोमेटिक। कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? तो अगर कोई आपसे पूछे कि ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, समझ पा रहे हैं? पाई इलेक्ट्रॉन से तो लग रहा है 8 पाई, एन की वैल्यू ऑड, ये फ्रैक्शन में आ रहा है, मतलब ये क्या होना चाहिए था? एंटी, बट एक्चुअल में ये क्या है? इसलिए तो बोला था ना कि पहले थर्ड वाले रूल को वेरीफाई करने के बाद ही फोर्थ पे जाना है। समझ पा रहे हैं नहीं? अगर ऐसा होता तो मैं डायरेक्टली क्या बोलता कि डायरेक्टली हकर नंबर निकाल लो, राइट? बट डायरेक्टली हकर नंबर से हम क्या एवरी टाइम राइट होंगे? नहीं। उसका एक एग्जांपल ये है, तो एनुलिन 8 या साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन इज अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। एक्सपेक्टेड आंसर क्या था? बट एक्चुअल में क्या है? क्यों है नॉन प्लेनार? क्यों है? अपनी प्लेनारिटी को उसने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। एक और ऐसा कंपाउंड है एनुलिन 10। एनुलिन 10 जरा ध्यान देंगे, इसको जरा आप चेक करो, चेक करो क्या दिख रहा है, बताओ मुझे, चेक करो। एरोमेटिक ना? और अगर ऐसा होता तो इतना एग्जाम्पल पढ़ाने के बाद ये नहीं लेता। सिंपल है ना? जहां तक आप मुझे पहचान चुके हो कि इतना एग्जाम्पल के बाद इतना सिंपल तो मैं नहीं लेने वाला था। अब कुछ तो है, और यहाँ हाइड्रोजन भी लिखा है, बाकी किसी में नहीं लिखा है, कुछ तो लफड़ा है। हाँ, दिमाग लगा लिया है, आंसर मिल गया, बट क्यों है, कैसे है, क्या है ना, वही जानना है। वो कभी कभी अपना तुक्का राइड हो जाता है, बट हर बार होना चाहिए ना, कभी कभी वो वैलिड नहीं होगा। तो यहां पे जरा ध्यान दीजिए, करना क्या है कि पहले साइक्लिक की बात करें, है, कॉन्जुगेटेड की बात करें, है, प्लेनारिटी की बात करें, दिख रहा है sp2 है, बट यहाँ sp2 तो इधर भी था ना, नॉन प्लेनार हो गया। अब ये जो कंपाउंड एक्चुअल में है, एक्चुअल में ये क्या होना चाहिए था? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। पहले लिख देता हूं एक्चुअल आंसर, ये एक्सपेक्टेड आंसर, ये एरोमेटिक होना चाहिए था। ये मेरा एक्सपेक्टेड आंसर है, जो है नहीं, ये करेक्ट नहीं है। होता क्या है कि ये जो कंपाउंड है ये नॉन प्लेनार होता है, बट नॉन प्लेनार क्यों हो रहा है? सो रिपल्सन बिटवीन किसमें होगा बोलो? ये दोनों हाइड्रोजन के बीच में, 2 हाइड्रोजन molecule goes out of plane। किधर चला जा रहा है ये? आउट ऑफ प्लेन। दैट मीन्स मॉलिक्यूल बिकम्स नॉन प्लेनार, मॉलिक्यूल बिकम्स नॉन प्लेनार। तो ये क्या हो जा रहे हैं? नॉन प्लेनार हो जा रहे हैं। एंड एज वी नो नॉन प्लेनार मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक। क्या लिखेंगे हम? नॉन एरोमेटिक। तो मेरा जो है
करेक्ट आंसर क्या है? इट इज अ नॉन एरोमेटिक। क्या होगा ये? नॉन एरोमेटिक। और हम क्या सोचेंगे? तो ये वाला आंसर याद रहना चाहिए। एनिलीन 14, ध्यान दीजिए जरा, इसकी भी बात कर ही लेते हैं और अपना दिमाग लगाएंगे हर कोई। अब इतना तो आइडिया दे ही दिया ना मैंने, इतना दिमाग है बाबा आप लोग के पास कि यूज कर सकते हो। बोलो साइक्लिक है, हाँ। कॉन्जुगेटेड है, हाँ। दिखने में प्लेनार, हाँ। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 14 पाई इलेक्ट्रॉन, राइट। एन की वैल्यू इंटीजर है, तो ये क्या होगा? एरोमेटिक। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? आपके अकॉर्डिंग नॉन एरोमेटिक। अब ये मेरे अकॉर्डिंग एरोमेटिक है, अब ये मेरे अकॉर्डिंग एरोमेटिक है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपके जैसे एक ऑथर थे फ्रेंसी कैरी करके, फ्रेंसी कैरी, उन्होंने क्या बोला कि जैसे एनुलिन 10 में रिपल्सन हुआ है उसी प्रकार से एनुलिन 14 में भी होगा, क्योंकि यहाँ 4 हाइड्रोजन है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, तो रिपल्सन ज्यादा होगा और ये इजिली नॉन प्लेनार हो जाएंगे। बट ये बोला किसने? फ्रेंसी कैरी ने। फिर ये आपकी तरह थे ना फ्रेंसी कैरी, अब मेरे तरह एक आए, वो कौन आए? जेरी मार्च, ऑर्गेनिक का वन ऑफ द वेरी फेमस ऑथर। इनके बुक को ऑर्गेनिक का बाइबल बोला जाता है, ऑर्गेनिक का बाइबल बोला जाता है, मतलब आप समझ सकते हो, एक स्टैंडर्ड बुक। इनके पेज नंबर 60 पे ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कि ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ रिंग, ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ रिंग, repulsion minimum, repulsion between hydrogen minimum and molecule maintain their planarity। रिंग का साइज बड़ा है, ऐसा नहीं कि यहां रिपल्सन हो ही नहीं रहा है, रिपल्सन हो रहा है, बट कितना हो रहा है? मिनिमम उतना हो रहा है जिसकी वजह से इनकी प्लेनारिटी पे कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? सो मॉलिक्यूल क्या है? प्लेनार है, और प्लेनार मॉलिक्यूल है और बाकी रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? एरोमेटिक। तो ये प्लेनार है, राइट। 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो कंपाउंड इज एरोमेटिक। अरे बोलो समझा या नहीं? तो ये जो आप लॉजिक लगाते हो कि जैसा ये वैसा ये, हर जगह सुटेबल नहीं है। समझ पा रहे हैं नहीं? फिर नाउ अ डे इन अ मॉडर्न केमिस्ट्री, अभी जो है एरोमेटिसिटी के लिए एक डेफिनेशन आता है एनएमआर, जिसका फुल फॉर्म है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। एक इंस्ट्रूमेंट है, मतलब यहाँ पे हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि हम जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे अगर इस रिंग में करंट इंड्यूस हो जाता है, करंट फ्लो हो जाता है, तो कंपाउंड इज एरोमेटिक। नहीं हो रहा है, नॉन एरोमेटिक। तो अकॉर्डिंग टू एनएमआर डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू एनएमआर डेफिनेशन, अगर सिग्नल प्रोड्यूस हो रहा है मतलब वो करंट दे रहा है, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। सिग्नल प्रोड्यूस नहीं हो रहा है मतलब नॉन एरोमेटिक। तो अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है कैसा है कि इंस्ट्रूमेंट आपका रहेगा, वहां पे ये कंपाउंड को लेके जाना है, एनुलिन 10 को लेके गए, उसमें फिट कर दिया, चेक किया, नो रिफ्लेक्शन, नॉन एरोमेटिक। इसको चेक किया, वहां पे करंट फ्लो हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, दैट मींस एरोमेटिक। स्टैंडर्ड किसको लिया था? बेंजीन से, बेंजीन इज एरोमेटिक। समझ पा रहे हैं? तो आज के दिनों में ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है हमारे लिए, सीधा एनएमआर में एनएमआर सिग्नल से चेक कर सकते हैं, सिग्नल प्रोड्यूस हो रहा है दैट मींस एरोमेटिक, नहीं हो रहा है तो नॉन एरोमेटिक। तो नाउ अ डे एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो है चेक बाय एनएमआर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएमआर? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। समझ पा रहे हैं? कॉपी कर लो। यहां तक कोई डाउट है? ये एग्जांपल सारे समझ में आ गए? थोड़े और एग्जांपल लेता हूं मैं, ट्राई करेंगे समझने का। यहां पे एरोमेटिसिटी के मैं और एग्जांपल ले रहा हूं, इसमें नेचर एरोमेटिक का ही होगा,
लेकिन मेरा क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। क्वेश्चंस क्या है कि विच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फ्रीली रोटेट, फ्रीली रोटेटेड। क्वेश्चन ये है विच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फ्रीली रोटेटेड। क्वेश्चन अब वहां पे ऑप्शन दिया गया है, दो रिंग ले लिया ऐसा, ना समझ में आया तो मैं बॉन्ड का यहाँ पे इंडिकेशन भी कर दूं। ये एक बॉन्ड है जो ए मान लिया मैंने, ये बी और ये सी। कौन सा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फ्रीली रोटेट, और यू कैन से विच रिंग आर फ्रीली रोटेटेड, कौन कौन सा रिंग फ्रीली रोटेट हो सकता इन तीनों में। अब ये तो समझा ही नहीं, सब में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड तो सब में है ना, यहाँ कुछ और लॉजिक है वो आपको समझना। अब रोटेशन कौन सा बॉन्ड होता है आपको याद है, फ्रीली रोटेशन, रोटेशन मतलब कन्फॉर्मेशन। सिंगल बॉन्ड इजीली रोटेट होगा, डबल बॉन्ड इजीली रोटेट होगा, क्या रोटेशन क्या है, लॉक है। अब इसको कहीं ना कहीं किस में कन्वर्ट करना होगा, सिंगल बॉन्ड में। अब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करके देखो, जब आप इनको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करोगे, समझ पा रहे हैं या नहीं, तो ये तो ऐसे ही रहेंगे। अब बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पे चार्ज डेवलप होगा, एक प्लस और एक माइनस। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे ही प्लस रखना है यहाँ पे ही माइनस, आप दोनों में कहीं पे भी चेक कर सकते, इसके केसेस में कहीं पे भी रखो क्योंकि दोनों आइडेंटिकल रिंग है। अब जो माइनस वाला रिंग है वो क्या दिख रहा है और प्लस वाला क्या दिख रहा है, वो सोचते रहो, तब तक मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूं। दूसरी बात ये कि यहाँ पे ये वाला रिंग कॉमन है सब में, इसका चार्ज भी नहीं बनाया, कहां पे बनाना चाहिए आप बताएंगे। यहाँ प्लस और यहाँ माइनस ले लिया, माइनस वाला एरोमेटिक, प्लस वाला एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक क्या होता है, हाईली अनस्टेबल। भले ये रिंग स्टेबल है पर ये क्या है, हाईली अनस्टेबल ना, मतलब ये डबल बॉन्ड को तोड़ेगा ही नहीं। कोई भी अनस्टेबल क्यों होना चाहेगा, अगर बॉन्ड तोड़ने के बाद ये अनस्टेबल बन रहा है तो क्यों ऐसा हो, समझ पा रहे हैं या नहीं। यहां पे बात करें तो इसको माइनस और इसको प्लस किया तो क्या होगा, ये भी एंटी एरोमेटिक, ये भी एंटी एरोमेटिक, पॉसिबल नहीं है। चार्ज को चेंज करो, इधर प्लस इधर माइनस, क्या हो रहा है, बोथ आर एरोमेटिक, दोनों एरोमेटिक है। अब वही सेम यहाँ पे भी कर सकते हैं, प्लस और माइनस बोथ आर एरोमेटिक। तो ये दोनों रिंग्स जो है ना ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, इधर ऊपर भी ये एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है। तो अगर एरोमेटिक है तो कहीं ना कहीं इन दोनों में एरोमेटिक का नेचर से डिफरेंस नहीं मिलेगा। अब डिफरेंस ढूंढो, कैसे ढूंढोगे, ऑड नंबर में साइक्लिक रिंग में अगर चार्ज है तो वहां इक्वल आरएस होता है, तो यहाँ 3 ERS है और यहाँ पे 7 ERS है, याद है या नहीं, 3 इक्वल आरएस 7 इक्वल आरएस, कौन ज्यादा स्टेबल है, और अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो सिंगल बॉन्ड में ज्यादा टाइम तक रहेगा, नहीं समझा, ज्यादा स्टेबल है तो सिंगल बॉन्ड में रहेगा ज्यादा टाइम तक, ये इसके कंपेयर में सेकेंड वाला कम स्टेबल है तो ये कम टाइम तक रहेगा, ये तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, क्यों नहीं बनाएगा, अनस्टेबल है, एंटी एरोमेटिक। तो हमें पता है सिंगल बॉन्ड इजीली रोटेट होता है, फ्रीली रोटेट होता है, तो अब यहाँ पे फ्रीली रोटेशन कहां पे होगा, तो आंसर क्या होगा, CBA। अगर खाली ऑप्शन पूछे तो सी, ऑर्डर पूछे तो CBA। पॉइंट समझ में आ रहा है या नहीं, ये क्वेश्चन समझा। चलो एरोमेटिसिटी का एक और एप्लीकेशन,
क्या कि अगर हमने ऐसा कंपाउंड ले लिया, इसको किसी मेटल से रिएक्ट करा दूं, मेटल लाइक एज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये समझ पा रहे हैं? तो क्या ये मेटल से रिएक्शन करेगा? अब आप सोचेंगे ये कौन सा क्वेश्चन है, राइट? तो जब ये मेटल से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? अगर मैं सोडियम या लिथियम की बात करूं तो सोडियम प्लस बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन देगा, राइट? यहां से अगर ये इजीली H प्लस को निकालू तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? निगेटिव चार्ज, है या ना? तो ये बना निगेटिव, इस तरह से ओवरऑल निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे सोडियम प्लस है। अगर लिथियम लूंगा तो लिथियम प्लस, पोटेशियम लूंगा तो पोटेशियम प्लस, तो यहाँ सोडियम प्लस आ गया और एक हाइड्रोजन निकल रहा है प्लस के फॉर्म में, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो H हो जाएगा, राइट? अब H लेस स्टेबल होता है तो मैं H2 लिख दूं। जब H2 लिखूंगा तो क्या लिखना पड़ेगा? हाफ, मॉलिक्यूल फॉर्म में निकलेगा, राइट? तो हाफ H2 निकल गया। अब सवाल ये है कि क्या ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा? मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये मेटल से रिएक्शन करेगा? तो अब इनको देखो, ये टोटली डिपेंड किसके ऊपर करता है? बनने वाले प्रोडक्ट के ऊपर, इस पे नहीं, प्रोडक्ट के ऊपर। अब ये प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है मतलब एरोमेटिक, और एरोमेटिक है तो रिएक्शन होगा या नहीं होगा? नहीं समझा? दूसरा एग्जांपल भी ले लो, इसकी बात कर ले, इसको भी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम किसी के साथ भी रिएक्ट करा दो। अब क्या ये रिएक्शन देगा? इसको भी वैसा ही बना दो, निगेटिव चार्ज। यहाँ पे अगर सोडियम से रिएक्ट करा है तो ये सोडियम प्लस हाफ H2। बड़े पहले इसका नेचर देखो, ये एंटी एरोमेटिक बनेगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन इज एंटी एरोमेटिक, तो क्या ये रिएक्शन होगा? नहीं, एंटी एरोमेटिक इज हाईली अनस्टेबल। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये रिएक्शन देगा या नहीं, तो आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? अरे हाँ या ना? इजी है ना ये? चलो एक क्वेश्चन ले लेता हूं इस पे। अब यहां पे लिख रहा हूं मैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर विथ सोडियम, पोटेशियम या कोई भी, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं सोडियम मेटल। क्या होगा इनका? इसको A मान लिया है, B मान लिया है और ये C मान लिया है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर विथ सोडियम मेटल क्या होगा इनका? कौन तेजी से रिएक्ट करेगा, कौन स्लो रिएक्ट करेगा? ऑर्डर बनाना है। क्या होगा आंसर? एज पर योर आंसर, मतलब आपने बोला है ACB, राइट? B क्यों लास्ट में आ रहा है? धोखा खा गए ना? देखो जरा यहाँ पे ये क्या है? sp3 एंटी एरोमेटिक कैसे बनेगा? आपने निगेटिव चार्ज बना के 4 पाई काउंट किया, बाकी देखा ही नहीं। सो बेटा पहले वाले केसेस में ये निगेटिव चार्ज बनेगा, दूसरे वाले केसेस में यहाँ पाई बॉन्ड यहाँ निगेटिव बनेगा, और तीसरे वाले में निगेटिव मैं कहीं पे भी बना दूं, इधर भी ये निगेटिव जरूरी नहीं कि यहीं बने, इधर भी बन सकता है। अब यहाँ पे माना चलो मैं इधर ही बना रहा हूं, तीनों का पोजीशन सेम कर दिया। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक होगा, यहाँ 4 पाई तो है बट ये क्या है? यहाँ पाई से मतलब नहीं है, sp3 है ना, तो मैं यहाँ नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक की बात नहीं करूंगा, यहाँ लिखूंगा रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस से ये स्टेबल माना जाएगा। अरे हाँ या ना? यहाँ कोई RS नहीं है, नो RS, ओनली I इफेक्ट। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बोलो? A B C। आंसर समझा या नहीं? तो ऐसा जरूरी नहीं खाली 4 पाई दिखा तो एंटी एरोमेटिक, बाकी कंडीशंस पे भी ध्यान देना है। इस तरह से क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान में रखिएगा।
अब आपने डाइपोल मोमेंट पढ़ लिया है, तो मैं यहाँ पे बता दूं। मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा या कौन ज्यादा पोलर होगा। थोड़ा तो दिमाग लगा ही सकते हैं ना, तो हाँ या ना। अब तो समझ में आ गया। एंटी एरोमेटिक ये चार्ज बनाएगा ही नहीं प्लस और माइनस। ये एरोमेटिक इस चार्ज में ये स्टेबल है, तो ये क्या होगा, समझा या नहीं। चाहे आप म्यू की बात कर लो या पोलैरिटी, तो म्यू किसका ज्यादा होगा, ये वाले रिंग का। पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं, ऐसा कैसे हो गया वो समझा। ये सारी एप्लीकेशन एरोमेटिसिटी का था। तो एरोमेटिक ऐसा नहीं खाली आपको ये पूछेगा कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है। यहाँ रिएक्शंस का पार्ट भी बन सकता है, क्योंकि जब कोई मेटल से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस किया तो वहां पे क्या बन रहा है, एनायन बन रहा है। तो अब उस एनायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। अगर एंटी एरोमेटिक बना तो हाईली अनस्टेबल, नॉन एरोमेटिक बना तो लेस स्टेबल, और एरोमेटिक बना तो स्टेबल। समझ पा रहे हैं या नहीं। तो ऑर्डर भी बना सकते हैं, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। बस इतना ही पढ़ाऊंगा मैं, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। नीट के लिए इतना मोर देन इनफ है। अब बात करते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, ये भी स्टेबिलिटी इनडायरेक्टली मैंने टॉपिक में पढ़ा दिया है। अब थोड़ा यहाँ पे डायरेक्टली पढ़ा रहा हूँ एप्लीकेशन वाले पार्ट में। तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, उसमें फर्स्ट पार्ट है आपका कार्बोकेटायन। क्या है, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन की बात करें तो कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज, सो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। इनका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। और ऑक्टेट अगर इनकम्प्लीट है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप से स्टेबल होगा। मतलब इसको कौन स्टेबल बनाएगा, इसकी स्टेबिलिटी कब इंक्रीज होगा, बाय यूजिंग ईडीजी, है या ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम ग्रुप, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन प्लस आई। ये है स्टेबिलिटी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस एम। समझ पा रहे हैं या नहीं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन बनाएगा, प्लस एम, फिर हाइपर, फिर प्लस आई। और लेस स्टेबल में माइनस आई थोड़ा कम स्टेबल करेगा, माइनस एम सबसे ज्यादा अनस्टेबल करेगा इनमें, क्योंकि माइनस एम पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर विथड्रॉ करता है और माइनस आई पार्शियली विथड्रॉ करता है। एक तो बेचारे का खुद ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, उस पे ये आके इलेक्ट्रॉन उसका और ले रहा है, तो यहां पे स्टेबिलिटी क्या होगी, कम या ज्यादा, कम। अब थोड़े एग्जांपल की बात करूंगा मैं। सबसे पहले टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, ये ले लिया। फिर मैंने लिया बेंजाइल कार्बोकेटायन, फिर मैंने ले लिया अलाइलिक कार्बोकेटायन। समझ पा रहे हैं या नहीं। अलाइलिक के बाद आएगा अदर 3 डिग्री कार्बोकेटायन, अदर 3 डिग्री कार्बोकेटायन। फिर यहां पे मैं लिख रहा हूं 2 डिग्री कार्बोकेटायन, फिर मैं लिख रहा हूं 1 डिग्री कार्बोकेटायन एंड देन अदर मिथाइल। समझ पा रहे हैं नहीं। अदर 3 डिग्री को आप आर लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे नेमिंग से इसलिए लिखा है क्योंकि ऑलरेडी एक टर्सरी ब्यूटाइल लिखा हुआ। तो इनके ऑर्डर में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, टर्सरी ब्यूटाइल, फिर बेंजाइलिक, फिर अलाइलिक एंड देन हमारा अलाइलिक के बाद अदर 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन मिथाइल।
अब हमने एक्चुअली स्टेबिलिटी के लिए एक रूल पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, कि हम पहले क्या देखते हैं, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कार्बोकेटायन आर मोस्ट स्टेबल, फिर देखते हैं इक्वल आरएस, फिर देखते हैं आरएस, आरएस में प्लस एम होना चाहिए, एंड फिर क्या देखते हैं हम, हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर प्लस आई। तो यहां आप देखेंगे ना, तो इस रूल का थोड़ा सा एक जो है लिमिटेशंस भी है, रेजोनेंस तो है बट हाइपर कॉन्जुगेशन वाला ज्यादा स्टेबल है, बट दिस इज फॉर ओनली बेंजाइल 1 डिग्री बेंजाइल एंड टर्सरी ब्यूटाइल। बाकी के 3 डिग्री देखेंगे तो इनसे कम स्टेबल है। पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं? तो ये ध्यान में रखेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन आर मोर स्टेबल देन 1 डिग्री बेंजाइलिक, 1 डिग्री बेंजाइलिक आर मोर स्टेबल देन 1 डिग्री अलाइलिक। इसी फर्स्ट एग्जांपल के बाद मैं सेकेंड एग्जांपल ले रहा हूं। सेकेंड एग्जांपल में यहां पे हम ऐसा ले रहे हैं, ये कार्बोकेटायन है, ये बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है, फिर ये कार्बोकेटायन है, अब इसके बाद मैंने टर्सरी ले लिया। समझ पा रहे हैं या नहीं? ये ले लिया। अब यहाँ पे भी हाँ, इसके बाद हमारा आ जाएगा टर्सरी। अब टर्सरी के बाद तो ऑर्डर आपने देखा ही है ऊपर, यहां से तो ऑर्डर देखा ही है ना आपने, ये कुछ नए ऑर्डर है। अब यहाँ पे थोड़ा समझेंगे, ये 3 डिग्री अलाइलिक कार्बोकेटायन है और ये 2 डिग्री बेंजाइलिक है और ये 2 डिग्री अलाइलिक है। समझ पा रहे हैं या नहीं? और ये टर्सरी ब्यूटाइल है। तो टर्सरी ब्यूटाइल जो कार्बोकेटायन है वो स्टेबल है बेंजाइलिक से, बट कौन से वाले बेंजाइलिक? 1 डिग्री, 1 डिग्री बेंजाइलिक आर स्टेबल देन 1 डिग्री अलाइलिक। पर अगर 2 डिग्री अलाइलिक आया तो ज्यादा स्टेबल हो। ये ज्यादा स्टेबल मतलब अगर इनको कंपेयर करें तो ये तीनों पॉइंट इसके पहले आएंगे। समझ पा रहे हैं या नहीं? उसका रीजन है ये 3 डिग्री अलाइलिक है, रेजोनेंस है, नंबर ऑफ अल्फा एच भी ज्यादा है, यहाँ ओनली रेजोनेंस है और 3 अल्फा एच भी है। समझ पा रहे हैं या नहीं? इसका नेचर 3 डिग्री, इसका नेचर 2 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री अलाइनिक है, ये टर्सरी बीटा। तो ये दोनों स्टैंडर्ड पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। तो स्टेबिलिटी का पॉइंट क्या हो जाएगा? समझ पा रहे हैं? ये दोनों एग्जाम्पल हमने इसके पहले डिस्कशन किया था, ये वाला ये नहीं किया था, ये ध्यान में रखेंगे। तो ये दूसरा पॉइंट है स्टेबिलिटी का। तीसरा थोड़ा एग्जांपल ले लूं मैं कि CH3CH पॉजिटिव चार्ज ले लिया, इधर OH ले लिया, CH3CH पॉजिटिव चार्ज है, इधर CH3 ले लिया। समझ पा रहे हैं नहीं? इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? अब अगर बात करें तो यहाँ पे 3 अल्फा एच है, राइट, प्लस क्या है? रेजोनेंस। ये कौन सा ग्रुप है? प्लस एम। कैसे पता? पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट लोन पेयर, यहाँ पे 3 अल्फा एच और ये भी 3 अल्फा एच। नंबर ऑफ अल्फा एच कितने हो गए? 6 अल्फा एच। तो स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा? बोलो। प्लस एम इज मोर स्टेबल देन हाइपर कॉन्जुगेशन। पॉइंट समझ में आ रहा है या नहीं? यहाँ तक कोई डाउट है? ये भी ध्यान देंगे। पॉइंट नंबर 4, मैं यहाँ पे कुछ और स्टैंडर्ड पॉइंट लिख रहा हूं। ये जो है ये ट्रोपोलियम कैटायन है, समझ पा रहे हैं? फिर ये जो है CPM है, CPM के बाद मैं एक और ऑर्डर बना रहा हूं, ये टर्सरी ब्यूटाइल हो गया। अब टर्सरी ब्यूटाइल लिखा है तो उसके बाद वाला ऑर्डर आपको पता रहेगा क्या लिखना है क्या नहीं। ठीक है, तो एक आध दो और एग्जांपल मैं यहाँ पे नीचे लिख दूं, ऑर्डर बना दे रहा हूं। बेंजाइलिक देन अलाइलिक, 2 पॉइंट को मैंने और एड ऑन किया है, ये ध्यान में रखेंगे। समझ पा रहे हैं? अब इसमें ये CPM आया है, इसका नेम हमें पता है, इसको बोलते हैं CPM कार्बोकेटायन। तो CPM कार्बोकेटायन आर मोर स्टेबल देन अदर बट लेस स्टेबल देन ट्रोपोलियम, राइट। एंड CPM जो है टर्सरी ब्यूटाइल और ये सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है?
जबकि यहां पे न तो मुझे रेजोनेंस दिख रहा है न तो हाइपर एक ही अल्फा एच है। तो क्या रीजन है यहाँ पे? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि व्हाई सीपीएम आर मोर स्टेबल देन अदर कार्बोकेटाइन? तो अब सीपीएम कार्बोकेटाइन को समझेंगे। ये जो सीपीएम कार्बोकेटाइन है स्टूडेंट, ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसके, ये यहाँ पे जो CH2 ग्रुप है, तो ये CH2 ग्रुप इस पॉजिटिव चार्ज के कम क्लोजर आने का ट्राई करता है, तो इनके बीच में ना पार्शियल बॉन्ड बनते हैं और ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है। तो होगा क्या, इस तरह से। अब यहां जब पार्शियल बॉन्ड बना, यहां एक न्यू बॉन्ड बन रहा है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, और इसका बॉन्ड टूटा है तो पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ जाएगा, यहां पे। अब नेक्स्ट वाले में क्या होगा, जो कंडीशन यहां पे हो रहा है इस CH2 पे, वही CH2 पे भी होगा। इधर हो गया। इस टाइप को रेजोनेंस को क्या बोलेंगे? क्या यहाँ बाकी चीजें हैं? नहीं, यहाँ वैकेंट पी ऑर्बिटल है, पॉजिटिव चार्ज है तो वैकेंट पी है, और यहाँ कौन सा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, इट इज अ सिग्मा पी रेजोनेंस। कौन से टाइप का रेजोनेंस है ये, सिग्मा पी रेजोनेंस। समझ पा रहे हैं या नहीं? तो यहाँ सिग्मा और पी रेजोनेंस है, सिग्मा और पी ऑर्बिटल में रेजोनेंस हो रहा है। समझ पा रहे हैं या नहीं? इसी को एक नेम से जाना जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज अभी देखेंगे, थंब को मैंने पॉजिटिव से इंडिकेट किया, ये ऐसा है, राइट। ये आपका पूरा ये साइक्लोप्रोपाइल रिंग हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज ऐसा है। अभी दूसरे वाले में ये कैसा हो गया, ऊपर, फिर क्या हो रहा है, ये आपके नॉर्मल लैंग्वेज में इसको क्या बोलेंगे, डांस कर रहा है, कर रहा है या नहीं? एक जगह से दूसरे जगह पे हैं, क्या बोलते हैं, क्या इधर उधर डांस कर रहा है ना, तो ये भी इधर उधर डांस कर रहा है। तो इस टाइप के रेजोनेंस को हम क्या बोलेंगे, सीपीएम आर मोर स्टेबल ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस, ड्यू टू डांसिंग। नहीं समझा, इधर उधर इधर उधर पॉजिटिव चार्ज का, इसको केमिस्ट्री लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, फ्लिपिंग ऑफ कार्बोकेटाइन। फ्लिप कर रहा है, फ्लिपिंग ऑफ कार्बोकेटाइन। सो फ्लिपिंग ऑफ कार्बोकेटाइन, सिग्मा पी रेजोनेंस, सीपीएम आर मोर स्टेबल, सीपीएम आर मोर स्टेबल। अब यहाँ पे ये लिखा है, तो सीपीएम के बाकी मॉलिक्यूल की बात करूं मैं, तो सीपीएम में ट्राई सीपीएम भी होता है, सीपीएम में ट्राई सीपीएम भी होता है, ये ट्राई सीपीएम हो गया। फिर ये डाई सीपीएम हो गया, और एक सीपीएम पढ़ा ही है आपने। अब इस सीपीएम में भी 3 डिग्री ले लिया, ये सीपीएम 2 डिग्री है, और यहां पे नॉर्मल सीपीएम। व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर, ट्राई सीपीएम आर मोर स्टेबल देन डाई सीपीएम, डाई सीपीएम इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री सीपीएम, 2 डिग्री सीपीएम, देन 1 डिग्री सीपीएम। समझ में आ रहा है या नहीं, ये स्टेबिलिटी समझा, यस और नो, इतना लिख लो। होप आपने ये पूरा वीडियो एंजॉय किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड फॉर सच मोर सिमिलर वीडियो कीप फॉलो प्रारंभ डिजिटल। थैंक यू।